गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। 12वीं क्लास के छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का सिद्धांत के अंतर्गत भाग नंबर 2। कल हमने पूर्ति के बारे में बताया था। पूर्ति क्या होती है, बाजार पूर्ति क्या है, मांग पूर्ति क्या है, बाजार मांग पूर्ति वक्र तालिका और व्यक्तिगत मांग तालिका की मांग अनुसूची व वक्र, इन बातों पर हमने चर्चा की थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मांग पूर्ति की निर्धारितता, या कह सकते हैं कि जो हमारी पूर्ति है उसका फलन। जो फलन है, पूर्ति का फलन है, पूर्ति के कौन कौन से फलन है, पूर्ति किस किस पर डिपेंड, किस किस से प्रभावित होती है। पूर्ति हमके सप्लाई, एक्स वस्तु की सप्लाई है वो पी एक्स से प्रभावित होती है, और पीओ से, एन एफ टी एक्स वस्तु की ई से, फैक्टर ऑफ जी से, और पी एफ से, एंड जी पी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पी एक्स की। पी एक्स का क्या मतलब है? वस्तु की खुद की कीमत, एक्स वस्तु की खुद की कीमत। स्टूडेंट, जैसे जैसे वस्तु की खुद की कीमत बढ़ती जाएगी उसकी पूर्ति भी बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने तालिका में दिखाया है, इसकी कीमत 10 से 11 हो गई है, तो ये मात्रा थी वो 100 थी, 100 से 150 हो गई है। जब उसकी कीमत 11 है तो 150, जब उसकी कीमत 12 है तो 200 हो गई है। इस प्रकार जो वस्तु की खुद की कीमत है वो प्रभावित करती है। तो इसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर पर। अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित करती है। औदर्ज का मतलब होता है औदर्ज वस्तुओं की, औदर्ज वस्तुओं की प्राइस, जो दूसरे वस्तुओं की कीमत है वो भी। जब मार्केट में सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उस वस्तु की भी पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी भी कीमत साथ में बढ़ गई है, इसलिए उसकी पूर्ति प्रभावित होती है। हम यह से प्रभावित देख रहे हैं किस किस की होती है। तीसरी बात है जो हमारी वो है एन एफ। एन मैंने नंबर, एफ मैंने फैक्टर, फर्म एन मैंने नंबर। जो फर्मों की संख्या है वो पूर्ति पर बहुत डिपेंड करती है। यदि फर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। यदि फर्मों की संख्या पहले से कम हो जाती है तो उस वस्तु की पूर्ति भी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा फर्में ज्यादा पूर्ति करेंगे, कम फर्में कम पूर्ति करेंगी। इसी प्रकार इसे प्रभावित करती हैं। और इसके बाद आपको पढ़ाता नंबर 4 नंबर में आपका क्या है? टी, तकनीकी। टी से तकनीक भी बहुत प्रभावित करती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यदि एक कम ये तकनीक प्रयोग करने से, अच्छी तकनीक प्रयोग करने से कम लागत पर अधिक उत्पादन हो जाता है। और जब लागत कम आती है तो नेचुरली सी बात है कि ज्यादा उत्पादन किया जाता है, ज्यादा पूर्ति होगी। यदि लागत ज्यादा होती है तो ज्यादा लागत पर पूर्ति कम की जाती है। इसलिए टेक्निक जिस प्रकार की अपनाएगी उसके हिसाब से भी प्रभावित होगा। जो मांग की जो पूर्ति है इसका प्रभावित करेगी तकनीकी भी। इसके बाद आप अगले पॉइंट पर चलते हैं। ई का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। एक्स वस्तु की यदि एक्स वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना है तो उस वस्तु की कीमत ज्यादा रहेगी। यदि इसकी कीमत आगे आने वाले समय में कम है तो उसकी पूर्ति, यदि उसकी कीमत बढ़ने की संभावना है तो वो वस्तु पूर्ति वो कम करेगा जो भी विक्रेता है। यदि इसकी पूर्ति आगे बढ़ने की संभावना नहीं है तो उसकी ज्यादा पूर्ति दी जाएगी। इसके साथ आपका अगला जो पॉइंट है जिसको मैंने लिखा है जी एफ, फर्म का गोल।
जी मैंने गोल, एफ मैंने फर्म, फर्म का गोल, फर्म का गोल का मतलब फर्म का उद्देश्य है। फर्म का उद्देश्य क्या है? अधिकतर फर्मों का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो वे अपने लाभ के उद्देश्य से कमाते हैं, तो ज्यादा उत्पादन करेगी, ज्यादा वस्तुओं की पूर्ति होगी। यदि समाज कल्याण, सिर्फ रोजगार देना और बेरोजगारी को खत्म करना इस प्रकार का उद्देश्य है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में अक्सर होता है, तो वहां पर फर्मों की जो उद्देश्य है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। वहां पर जहां पर सिर्फ रोजगार देना या समाज कल्याण के लिए उत्पादन करना, वहां पर वस्तुओं की पूर्ति कम होगी। लेकिन जहां पर पूर्ति है, वहां जहां पर लाभ कमाने के लिए पूर्ति की जाती है, वहां पर ज्यादा पूर्ति होगी, की जाएगी। अर्थात लाभ कमाने के उद्देश्य से यदि फर्म काम कर रही है तो वो ज्यादा पूर्ति देगी। यदि इसका उद्देश्य बेरोजगारी को खत्म करना या रोजगार उपलब्ध कराना है, तो उसका पूर्ति कम देगी। इसके बाद आपका है, अगला है पीएफ। पीएफ का क्या मतलब होता है? पीएफ प्राइस ऑफ फैक्टर। फैक्टर मतलब कारक। वस्तु में जो कारक लगे होते हैं, जो साधन लगे होते हैं, उसको कारक कीमत भी बोल देते हैं इसको। दूसरा इसको साधन कीमत भी कह देते हैं। कारक कीमत या साधन कीमत इस पर भी डिपेंड करता है। इनकी यदि जो कारक साधन वस्तु में लगे हैं, जो यूज होने, यदि उनकी कीमत ज्यादा है तो पूर्ति कम होगी, क्योंकि वस्तु महंगी पड़ेगी। और यदि उनकी वस्तुओं की कीमत सस्ती है तो ये ज्यादा पूर्ति हो सकती है, कम लागत में भी। इसके बाद जो अगला है जीपी, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीति। ये भी काफी प्रभावित करती है। जो सरकार की नीति हमारी ये भी प्रभावित करती है, क्योंकि जिससे का उत्पाद, जिस पर सरकार काफी टैक्स लगा देती है, उसका फर्में उत्पादन कम करती है, उसकी पूर्ति कम हो पाती है। और जिसको सब्सिडी दे देती है सरकार, अनुदान दे देती है, उस का फर्में ज्यादा उत्पादन करती है, जिसके कारण इसकी पूर्ति ज्यादा हो जाती है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स, आपने कोई घबराना नहीं, आसान सी बात है। पूर्ति के फलन कौन कौन से हैं? एक तो उसकी खुद ही कीमत है, दूसरा अन्य फर्मों, अन्य वस्तुओं की कीमत है, तीसरा जो फर्मों की संख्या पर डिपेंड करता है, अगला तकनीक पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा तकनीकी के अलावा फिर जो वस्तु है उसकी एक्सपेक्टेड कीमत डिपेंड करती है कि भविष्य में उसकी कीमत क्या रहेगी। और इसके बाद जो फर्म का उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, इस बात पर डिपेंड करता है। और उसके बाद की जो साधन कीमत है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके अलावा सरकार की नीति, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इस प्रकार 8 हैं आपके, ये जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं, इनको पूर्ति के फलन भी कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आगे। पूर्ति का नियम क्या है? पूर्ति का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। स्टूडेंट्स ध्यान में याद रखें, इसका पॉजिटिव धनात्मक संबंध है। जो ही कीमत बढ़ेगी, विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए प्रस्तुत कर देंगे। यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो कम वस्तुओं को प्रस्तुत करेंगे, ज्यादा कीमत पर ज्यादा वस्तुओं को प्रकट करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ। इस प्रकार एक अर्थशास्त्री ने परिभाषा भी दी आपकी डूले ने, कि पूर्ति का नियम यह कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर जिस वस्तु की जितनी अधिक कीमत होगी उतनी ही वो बेचने के लिए प्रस्तुत की जाएगी, और जिसकी जितनी कम कीमत होगी उसकी वस्तु की उतनी ही कम पूर्ति होगी। इसके बाद हम चलते हैं इस नियम की व्याख्या करने के लिए। इस नियम की व्याख्या क्या कहती है? ये नियम कहता है कि जो जो कीमत बढ़ेगी मात्रा भी बढ़ती जाएगी, जो जो कीमत घटेगी मात्रा भी घटती जाएगी। तो ये मैंने तालिका बनाई है, 10 पे 100 है, 11 पे 1500 है और 12 पे 200 है। यदि हम इसकी व्याख्या करें तो आपका ये है, ये हमारा OX है और इस पर हमने प्राइस लिया है, ये हमारा 10, 20 और 30। तो हमारा ये 11 हो गया और यहाँ 12 हो गया, इतना सा हो गया। और इसके बाद आप नीचे ले लें,
इसे हम ले लेते हैं, हमारा 100 से शुरू कर देते हैं, 100, 200 और 300। 10 पे कितना है आपका 100 है, और 11 पे कितना है आपका 200 है, 300। इस प्रकार जो वक्र बना वो आपका सप्लाई वक्र बन गया। ठीक है, या आप सिंपल भी बना सकते हैं इसको इस प्रकार, क्योंकि ये तो जितना आपका बढ़ेगा उतना ही बढ़ जाए, कम ज्यादा भी हो। ये आपका एसएस वक्र बन गया। ये थे हमारे नियम, और इसके बाद इसी विषय में मिलता है टॉपिक का मान्यताएं। ये नियम 3 मान्यताओं पर काम करता, जो हमने अभी नियम बताया कि नियमादेश समान रहने पर के कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने पर पूर्ति घटती है। कब काम करता है? जब अन्य बातें समान हो। तो मान्यताएं कौन कौन सी है? नंबर 1 तो उत्पादन के कारकों की पूर्ति में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो हमने अभी बताया था कि क्योंकि ये प्रभावित करती है। जो उत्पादन के कारक हैं, उत्पादन में जो वस्तुएं यूज होती हैं उनकी पूर्ति और उनकी कीमत उस वस्तु को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उत्पादन की तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तकनीकी होने से लागत कम आती है और वस्तु की ज्यादा पूर्ति की जाती है। इसके बाद प्रमुख उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि उद्देश्य में परिवर्तन आ गया है तो उसकी पूर्ति प्रभावित होगी। यदि उद्देश्य उसका पहले लाभ कमाने के लिए था, फिर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए है, तो वो उत्पादन पहले की अपेक्षा कम करेगी। इसके बाद अन्य वस्तुओं की पूर्ति कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी वस्तुओं में की प्रभावित, यानी मार्केट में जो प्राइस रेट है, महंगाई रेट है, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। उसी के आधार पर हम व्याख्या कर पाएंगे। और इसके बाद भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, कोई कीमत बढ़ने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। ये तो थे हमारे इस नियम की नियमों को मान करके, इन मान्यताओं को मान करके हम इस नियम की व्याख्या कर सकते हैं। इसके बाद ये नियम है जो लागू होता है, इसकी कुछ अपवाद भी है। कई हालातों में ये नियम काम नहीं करता। वह अपवाद कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर जो संसाधन है उन पर लागू नहीं। जैसे कृषि है, कृषि के उत्पादनों पर लागू नहीं होता जो प्राकृतिक से संबंधित है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जरूरी नहीं कीमत बढ़ने पर भी हम उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कीमत गेहूं की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आप ये नहीं कि उसकी गेहूं की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ा पाएंगे, तो कीमत बढ़ने पर इतनी मात्रा बढ़ना, प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ाना आदमी की बस की बात नहीं होती, हाथ में नहीं होती है, तो कुदरत के हाथ में होता है। नंबर 2, प्रतिष्ठा सूचक पदार्थों पर यह नियम लागू नहीं होता। कुछ प्रतिष्ठा सूचक पर, जिन प्रतिष्ठा सूचक पदार्थों की ये संख्या कम है, या कहें कि वे बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, उनकी कितनी भी कीमत बढ़ जाए लेकिन फिर भी उनको उस आधार तक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उनकी लिमिटेड सीमित मात्रा है। सीमित मात्रा में होने के कारण प्रतिष्ठा सूचक पदार्थों की हाई कीमत होने के बाद भी हम उसकी पूर्ति नहीं उपलब्ध करा पाते। अगला है नाशवान वस्तुओं की कम कीमत पर भी अधिक पूर्ति। क्या होता है कि ये नियम नाशवान वस्तुओं में भी लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाशवान वस्तु जल्दी खराब हो जाते हैं, हम उसको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते, इसलिए उनकी कीमत चाहे हमें मिले या ना मिले, उनको रोकना संभव होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसे कम कीमत पर भी अधिक पूर्ति प्रदान कर देते हैं, दे देते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपने कराया, नंबर 1 तो कराया आपको पूर्ति का फलन, नंबर 2 मैंने पूर्ति के नियम का नियम, और नंबर 3 आपको कराया पूर्ति का नियम की व्याख्या, नंबर 4 आपको कराई मान्यताएं, और नंबर 5 कराए अपवाद। तो स्टूडेंट्स ये आज के लिए आपका कार्य है, घर पर जाकर इनको दोहराना है, वीडियो देखना है, बुक्स पढ़नी है और अच्छे से याद करना है। आपने याद करके बाकी जो इसका चैप्टर है हम आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।